हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा में हुए शराब घोटाले का मामला शांत होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शराब घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। हुड्डा ने कहा है कि मामले में जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद ठेके खुलने पर दिल्ली से यूपी तक लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां शराब की तस्करी होती रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने शराब घोटाले की जांच SIT और SET में उलझा रखी है, जबकि स्टॉक वेरिफिकेशन तो एक इंस्पेक्टर भी कर सकता है। वहीं कोरोना संकट में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले को हुड्डा ने दुखद बताया है। साथ ही कहा कि प्रदेश की मंडियों से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान नहीं हो पाया है। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि वे हम SET बनाए, SIT बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अब तक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो वो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट दे देता था। लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसको किसका बचाव करना चाहते हैं, ये सही जांच करें। सही जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ या हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में। आज जो है खरीद कोई 74 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीद कर चुकी है, लेकिन 20 लाख मीट्रिक टन आज भी मंडियों में है जो लोडिंग नहीं हुआ है। क्यों? और लोडिंग में भी क्या दिक्कत आती है? बहुत सारे आड़तियों ने मेरे को कंप्लेंट की। इस बात की मैं जांच की मांग करता हूं। किसी प्रकार से ये क्राइसिस का समय है, नौकरी निकालने का समय नहीं है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, होमगार्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनको निकाला जा रहा है, कहीं टूरिज्म के एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रेक्चुअल को निकाला जा रहा है। आज तो नौकरी देने का समय है। आज अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 43% अप्रैल के महीने में पहुंची है। वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। लॉकडाउन का और जो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर, किसान पर, जो दिहाड़ीदार है उन लोगों पर पड़ा है। जैसे या छोटा दुकानदार है या छोटा उद्योग धंधा है, छोटी दुकान है, कोई बार्बर शॉप है, कोई जूते का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर कर्जे पे लेके 3 व्हीलर चलाता है। ऐसे लोगों पर जो दिहाड़ीदार थे उनके ऊपर असर पड़ा है, तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। एक होकर ही रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अनलॉक 1 पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। विज ने बताया कि बॉर्डर खोल दिए गए हैं। प्रदेश में सभी बाजार राइट लेफ्ट के बिना फॉर्मूले के ही खुल सकेंगे। अनिल विज ने कहा, बॉर्डर को लेकर रोज अवलोकन किया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, अभी तो फैसला यही हुआ है कि सारे बॉर्डर खोले जाएंगे, तो स्थिति का अवलोकन करेंगे। अगर हमें अधिकार दिया है केंद्र ने, अगर हम चाहें तो हम बंद भी कर सकते हैं। स्थिति का अवलोकन करेंगे, रोज करेंगे। जब कभी जरूरत महसूस होगी तो फिर उसके मुताबिक एक्शन लेने का हमें अधिकार है, हम करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने तय किया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर रोक नहीं लगाई जाएगी, उसी बात का समर्थन करते हुए हरियाणा ने भी यही फैसला लिया है कि सीमाओं पर किसी को रोका नहीं जाएगा। और बाजारों का भी ये तय हुआ है कि बाजार
रोजाना खुलेंगे, कोई लेफ्ट या राइट नहीं, कोई ओड या इवन नहीं। सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक बाजारों को खोला जाएगा और वीकली ऑफ होगा। जो भी उनका वीकली ऑफ होता है वो वीकली ऑफ होगा। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर की बात कर लेते हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर छूट के बावजूद सख्ती नजर आई। तमाम जांच के बाद ही गुरुग्राम में एंट्री दी जा रही है। बता दें कि नए आदेश जारी होने तक पुरानी व्यवस्था पर काम हो रहा है, लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर चेकिंग के चलते वाहनों की कतार लग गई, जिसके बाद इसमें ढील दी गई। बिना पास के एंट्री नहीं दे रही है, या तो पास दिखाइए या आई कार्ड दिखाइए। बॉर्डर सील किया गया था, आपको जानकारी? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी यूपी की बॉर्डर का तो पता है कि यूपी बॉर्डर सारी सील कर दी गई है, बट हरियाणा की स्टेट में कुछ बॉर्डर ऐसी जिनकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सील है या नहीं है। तो उसको लेकर असमंजस बना हुआ है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं दूसरी टाइम आया और दूसरी टाइम भी वापसी जा रहा हूँ। उधर रोहतक में 5 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की संख्या 50 पहुंच गई है। 5 नए मामले आए हैं। पिछले 3 दिनों में जिले में लगातार कोरोना के केस की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है। ज्यादातर मामलों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद बताई जा रही है। उधर जाखल में कोरोना का पहला केस सामने आया है। जिस तेजी के साथ मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जाखल में कोरोना का पहला केस सामने आया। जाखल रेलवे कॉलोनी से आरपीएफ जाखल में कार्यरत थाना प्रभारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम रेलवे कॉलोनी अधिकारी के क्वार्टर पर पहुंची। इस दौरान मरीज की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज को अग्रोहा के लिए रेफर कर दिया गया है और थाना प्रभारी बैठक के लिए रेलवे कार्यालय में दिल्ली गए थे, ये भी जानकारी मिली है। हायर अथॉरिटी से हमें टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक कोरोना पेशेंट है, तो और आगे की कार्रवाई करते हुए हमने उस पेशेंट को अग्रोहा शिफ्ट करा दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। उधर सिरसा प्रशासन के लिए आज का दिन बहुत मुसीबत भरा रहा, क्योंकि एक दिन में 28 नए केस सिरसा में आए हैं। सुरेंद्र नैन सिविल सर्जन हैं, उन्होंने बताया कि 28 केस सामने आए हैं। फिलहाल 26 लोगों को सिरसा के कोविड अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि 2 मरीजों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएमओ ने बताया कि नए मामलों के साथ ही सिरसा में अब तक कुल 43 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 9 ठीक होकर घर जा चुके हैं। जी सर। सिरसा में आज कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक साथ 28 जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल ट्रांसमिशन के केस भी इसमें शामिल हैं। 15 लोग जो बाहर से आए थे, इसके अलावा जो दूसरे और जो लोग हैं वे भी इसमें शामिल है। लोकल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो उनके केसों का बढ़ना प्रशासन के लिए भी बड़ी चिंताजनक बात है। जब से लॉकडाउन में छूट मिली है तब से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस समय है कि कोरोना केसेस किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए केसेस की, तो पहले से जो एक्टिव केसेस थे उनके अब संख्या बढ़कर 34 हो गई है। सिरसा के जो सीएमओ हैं लगातार मीटिंगों का दौर चलाए हुए हैं। अब कंटेनमेंट जोनों की संख्या बढ़ेगी। हमारे साथ सीएमओ सिरसा के डॉक्टर सुरेंद्र नैन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज सिरसा में कोरोना ब्लास्ट हुए, 28 केस आए एक साथ सामने, कितनी चिंताजनक बात है? बहुत चिंता का विषय है। 28 केसेज आए हैं एक साथ में। इसमें 15 केस हैं वो मुंबई से आए हैं, एक अपना दिल्ली से है, एक हैदराबाद से हैं, 2 चंडीगढ़ से हैं, बाकी लोकल हैं यहाँ पे केसेस। और ये आपके चैनल से बार बार हम अपील करते रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये जो सरकार ने छूट लॉकडाउन में दी है
कोरोना में कोई छूट नहीं है और वही हुआ, कोरोना के इतने केसेस आ गए हैं हमारे पास में। ये भारी चिंता का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क का रखें और एक दूसरे से दूर रहें और कोई सोशल फंक्शन ना करें। इसी में बचाव में ही बचाव है। टोटल सर अगर बात करें तो लोकल ट्रांसमिशन के केस अब कितने आए हैं सामने? लोकल ट्रांसमिशन के अभी 4 केसेस लग रहे हैं हमें, बाकी उनकी हम डिटेल हिस्ट्री लेंगे और डिटेल हिस्ट्री के उपरांत हम आपको सही से बात बता पाएंगे। टोटल कंटेनमेंट जोन अब सर बढ़ जाएंगे कितनी संख्या? 11 नए कंटेनमेंट जोन है, 6 पहले चल रहे हैं ऑलरेडी, तो 17 हो जाएंगे। 34 सर एक्टिव केस हैं और इनमें सबसे बड़ी बात जेल से भी आए हैं केसेस और स्वास्थ्य विभाग के भी आए हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी जो चिंता की बात है? बड़ी भारी चिंता की बात है। सब वर्गों के अंदर ये फैल रहा है कोरोना, और जिस तरह से छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं वो गलत फायदा ना उठाएं, बिना काम के बाहर ना निकलें। लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपील कर रहे हैं कि बिना काम बाहर न निकलें, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और सिरसा में इस प्रकार से केसेस का बढ़ना प्रशासन के लिए न केवल चुनौती है और चिंता की बात भी है, क्योंकि इस समय जो सिरसा में एक्टिव जो कोरोना केसेस की बात करें वो 34 हो गए हैं, तो प्रशासन के लिए निश्चित रूप से बेहद चुनौती भरा दिन आज का माना जाएगा। और इतने केस एक साथ आना बड़ी बात है, चाहे जिनकी बाहर से हिस्ट्री रही हो या लोकल ट्रांसमिशन के केस जिस प्रकार से बढ़े हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है और कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ जाएगी। लोगों के लिए भी दिक्कतों की बढ़ोतरी आज के बाद होने वाली है। कैमरामैन सुरेंद्र दत्त के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उकलाना में हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने अब लेफ्ट राइट वाला पैटर्न हटाने की बात कही है और इससे दुकानदारों को समस्या आ रही थी। यह हरियाणा न्यूज ने दिखाया था। ऑटो मार्केट के दुकानदार और मैकेनिक परेशान थे। खबर दिखाए जाने के बाद नगरपालिका के सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि उकलाना में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब लेफ्ट राइट का पैटर्न बंद कर दिया गया है। आगामी जो भी गाइडलाइन अधिकारियों की तरफ से जारी की जाएगी उसका पालन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि नगरपालिका उकलाना में लेफ्ट राइट का सिस्टम करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 50% दुकानें खुलवाई जा रही थी और अब केंद्र सरकार द्वारा जारी नई हिदायतों अनुसार सभी दुकानों को अनुमति मिल चुकी है और उसी के अनुपालना में नगरपालिका प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा चुकी है और केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय दिया गया है उसकी सख्ताई से कड़ाई से पालना करवाई जाए। लॉकडाउन के बाद अनलॉक फर्स्ट का आज पहला दिन है और अब तक झज्जर में कोई रियायत नहीं दी गई है। प्रशासन की मीटिंग के बाद ही मिलने वाली रियायतों का पता चलेगा। लॉकडाउन 4 की तरह बाजार में आने वाले लोग अब भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक सख्त हिदायत है कि बाजार में कोई भी बिना मास्क लगाए नहीं आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। बावजूद इसके लापरवाही साफ देखी जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो अनलॉक 1 चला है इसको ये ना समझे अभी बिल्कुल ये खुल गया है। जो पहले डायरेक्शन थी उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंस है, मास्क पहन के चले और जो टाइमिंग है उस टाइम से दुकानें खोलें। गोहाना में ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आ रही है और चालान काटे जा रहे हैं जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं और जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 670 के करीब चालान किए गए, जिसमें से गोहाना थाना, बड़ौदा थाना, सदर थाना ये सब मिलाकर हैं। वहीं वाहनों के चालान से पुलिस ने अभी तक 10,40,000 रुपए की रिकवरी की है। जी पिछले लगभग 2 महीने में हमने 670 चालान किए हैं और उनसे लगभग 10,40,000 रिकवरी हुई है।
तो कैसे ये रूटीन में रहेगा जैसे लोग? ये रूटीन में चलता रहेगा जब तक इनफैक्ट हम इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में निकलने लगे हैं बाहर। हम चाहते हैं कि लो इन्फोर्समेंट ढीला ना पड़े, तो हम इसको थोड़ा और टाइट करेंगे। उधर फतेहाबाद में पुलिस और एमसीडी ने मिलकर चालान काटे उन लोगों के जो बिना मास्क के घूमते नजर आए। नगर परिषद ने नियमों का पालन न करने वाले लोगों का चालान काटा। बता दें कि कई दुकानदारों ने प्रशासन द्वारा बनाए गए रोस्टर नियमों के उल्लंघन करते हुए दुकानें खोली थी। इसके बाद पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उनके चालान काटे। ऐसे जी काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, लोगों के फोन आ रहे थे कि बगैर रोस्टर के लोगों ने दुकानें खोल रखी है और बगैर मास्क के ग्राहक और दुकानदार बगैर मास्क के बैठे हैं। जो नगर पालिका की टीम के साथ इनके जो बगैर मास्क के मिलते हैं रोस्टर के मुताबिक जिन्होंने दुकान नहीं खोली है उनके चालान किए जा रहे हैं। उधर चरखी दादरी में टमाटर के किसान तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग है कि उनको हुए नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। दरअसल मानकवास गांव में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में टमाटर उत्पादक किसान धरना दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से टमाटर की फसलों का उचित भाव न मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत मुआवजे की ये मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जिले के 25 गांवों के किसानों ने इस बार टमाटर की खेती की थी और हर गांव में औसतन 150 एकड़ में टमाटर की बिजाई की गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टमाटर उत्पादक किसानों को कोई खरीदार नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि टमाटर उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत मुआवजा दिया जाए। ये जी 150 एकड़ के आसपास है गांव में और ये टमाटर के मुआवजे के लिए हमारी मांग है। धरने बैठे हैं। खराब कैसे हो गई? ये खराब हो गई लॉकडाउन के कारण। कोई मंडी पूछा नहीं पहुंचा, उसको भाव नहीं मिला। 1-1.5 रुपए किलो बिका। पहले तो सरकार ने 8-8 हज़ार रुपए का लालच देके बीज दे के लगवा दिया। उसके बाद में बोले मंडी से आपके भावांतर भराई के हिसाब से आपको वो मुआवजा देंगे, कुछ मिला नहीं। सबसे मेन बात है टमाटर के लिए इकट्ठे हो रहे हैं किसान। इनके बार बार आग्रह के बाद हमारे इस संगठन की तरफ से हमने इनको एकत्रित किया है और यहाँ जो टमाटरों की लागत आ रही है करीब 50,000 की आ रही है। पूरे जिले के अंदर करीब 20-25 गाँव के अंदर टमाटर की खेती की जा रही है और सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 8,000 रुपए बीज के सरकार ने दे दिए, लेकिन इनकी भरपाई अब कौन करेगा? जबकि 2018 के जे फार्मों के पैसे भावांतर भरपाई योजना के पैसे नहीं दिए गए हैं, तो अब ये किसान कहाँ जाएंगे? ये भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। इनके पास कुछ जो बचा था वो भी लग गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर धरना जारी किया है और ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन और प्रदेश सत्र का बनाएंगे हम। नूह के भपावली में एक पुलिस वाले की मौत मिस्ट्री बनी हुई है। बंद कमरे में पुलिस वाले की लाश मिली है और संदिग्ध परिस्थितियां लग रही हैं। गोली लगने से बताया जा रहा है कि मौत हुई है। 42 वर्षीय सतीश कुमार सिपाही के पद पर तैनात था और करनाल का रहने वाला था। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि सिपाही की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि सिपाही की मौत की असली वजह क्या है। देखो जी, अभी तो कुछ नहीं पता। जो पुलिस कर रही है कार्रवाई वो देखो क्या होगा। संदिग्ध अभी तो संदिग्ध हालत में मिले हैं यहाँ। अभी तो कुछ नहीं पता क्या होगा। जो पुलिस कार्रवाई करेगी हम संतुष्ट है पुलिस से। फोन गया था इनका, साहब का फोन गया था सुबह। पहले हम फोन कर रहे थे, सुबह फोन नहीं उठा रहे थे, फिर साहब का फोन गया। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में एक विवाहिता की हत्या की खबर मिल रही है और बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि महिला के ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए हत्या कर दी है। परिवार के लोगों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में उनकी बेटी से दहेज की मांग होती रही। वो लोग मांग पूरी करते रहे। विवाहिता की मां की माने तो कल रात को उसकी बेटी को ससुराल वालों ने फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है।
थाना से बताया कि भाई डेड बाई रुका है। उस रुके को करीब मैं और सिपाही मलकीत सिंह गए, वहाँ जाकर के हमने डॉक्टर साहब से डेड रुका प्राप्त किया। डेड रुका के अंदर डेड घोषित कर रखी। वहाँ से हम डेड बॉडी को लेके मोर्चरी गए। मोर्चरी सरकारी निजी हॉस्पिटल में रखवाया। वारिसों को सूचना दी, जिसके ऊपर उसकी मृतका विमलेश की माताजी आई। माताजी ने एक लिखित दरखास्त पेश की, जिसके ऊपर हमने FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।